हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि हर रोज़ जो है आपको हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड हैं। 6 वीडियो आपकी पहले अपलोड हो चुकी हैं जो कि आपको दिल्ली पुलिस 2023 प्रैक्टिस सेट नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो जा कर के देख सकते हैं। टोटल 6 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। ये 7वीं वीडियो है आपकी। इसमें करवाने वाले हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। आप लोग बस देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप रुकिए, कंटेंट को समझिए, देखिए। बाकी आप लाइक शेयर वगैरह करिए और आगे आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है कि जीएसटी टैक्स स्लैब कितने प्रकार का होता है। देखिए, टैक्स स्लैब से यहाँ पर मतलब है कि यानी कि कितने प्रकार से होता है, यानी कि इतने कितने परसेंट होता है, किसी में कुछ परसेंट लगता है, हर चीज़ों में अलग अलग परसेंटेज लगता है जीएसटी का। तो वही हो जाता है टैक्स स्लैब, यानी कि कितने तरह के, यानी कि कितने टाइप के यहाँ पर परसेंटेज लगते हैं। जैसे तो जीएसटी जो आपका टैक्स स्लैब है, ये कुल आपके 4 प्रकार के होते हैं। कुछ चीज़ों में आपका 5% लगता है, कुछ में आपका 12% लगता है, कुछ में आपका 18% लगता है और कुछ में आपका 28% लगता है। तो यही 4 कैटेगरी हैं जीएसटी टैक्स स्लैब की। इन्हीं अनुपात में जीएसटी चीज़ों में लगता है। अगर आपसे बात कर लें कि सब आपका बिल्कुल जीएसटी फ्री क्या है, तो एक शराब होता है आपका। देखिए, और जो आपको याद आ रहा है आप बता सकते हैं। शराब में देखिए कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चाणक्य वही हैं जिनको आप यहाँ पर चाणक्य बोल देते हैं, कौटिल्य बोल दिया जाता है। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य नाम एक ही है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, कई बार एग्जाम में आई हुई है। इसके साथ अगर और हम देखेंगे तो ये क्या थे कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर, यानी कि क्या थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर इन्होंने क्या किया था कि जो घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक, उसको हराया हुआ था और 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी थी। जिसके जो संस्थापक करने वाले थे, यानी स्थापना जिसको बोलते हैं, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, बुक से पूछ लिया जाता है, ये इतिहास से रिलेटेड बुक होती है। और आप कई बार एक पुस्तक प्रचलित आपकी पूछी जाती है, अष्ट अध्यायी आपसे पूछते हैं। तो ये अष्ट अध्यायी है, ये पाणिनि की पुस्तक होती है। कौटिल्य की तो आपको पता चल गया, अर्थशास्त्र है। मुद्रा राक्षस कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि विशाख दत्त की होती है। गीत, यहाँ पर गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद के जो है जयादेवा के द्वारा लिखा जाता है। और भी यहाँ पर पुस्तक आपको हम बता देंगे। देखिए, अगर आपसे महाभारत पूछी जाए तो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो की बात करी जाए तो ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। इसके साथ साथ अगर रामायण की बात करी जाए तो ये लिखी गई वाल्मीकि के द्वारा। आपकी अगर विक्रमांक चरित पूछी जाए तो ये बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई। राज तरंगड़ी कई बार पूछ लेते हैं, कश्मीर का इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित और कादम्बरी हैं, ये दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। महाभाष्य की बात करें तो यह पतंजलि के द्वारा लिखी गई, जो कि योग के प्रवर्तक रहे हुए थे। बाकी एक और आपकी याद रखना है कि यहाँ पर मालविका निगमित्रम ऋतु संहारम ये कालिदास की है। और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर स्वप्न वासवत्यम प्रतिज्ञा योग गंधारणम भास की है। तो ये आपकी कमी पूछी जाती है। बाकी आप नागनंद रत्नावली प्रदर्शिका वगैरह याद रख सकते हैं। तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। तो ये इतिहास से रिलेटेड आपकी पुस्तकें थी जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, झिझिया लोक नृत्य में किसकी पूजा की जाती है। देखिए, झिझिया की बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो बिहार राज्य में होती है। उसके साथ साथ बात करें कि ये नृत्य जो किया जाता है, ये नृत्य होता है महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। और पूरे नवरात्रि जो कि आज से ही शुरू हुआ है, नवरात्रि, तो नवरात्रि यानी कि नवरात्रों का त्यौहार जो होता है, भगवान लक्ष्मी, पार्वती और यहाँ पर सरस्वती देवी तीनों रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो झिझिया नृत्य जो है ये बिहार से संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है? देखिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है, देखिए तो ये इसको मुद्रा बोलते हैं, और मुद्रा का अगर फुल फॉर्म की बात करें, पूरा फुल फॉर्म आपको देख लेना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये आपका होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो इसमें आपका एम का पूछा गया, तो इसका राइट आंसर माइक्रो हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, इसके तहत 3 तरह के लोन इसमें दिए जाते हैं। जो मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री की, 3 तरह के लोन में पहला लोन एक शिशु लोन होता है, जिसके तहत क्या होता है कि 50,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। तो एक बार एग्जाम में ये पूछा गया कि शिशु लोन के तहत जो कर्ज होता है वो कितने रुपए तक मिल सकता है। दूसरा है किशोर लोन, जिसके तहत क्या होता है कि 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिए जाते हैं, ये होता है किशोर लोन। और तीसरा होता है तरुण लोन। एक तरुण लोन आपका होता है, जिसके तहत अगर आपकी राशि की बात कर ले तो इस पे 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं, ये होता है तरुण लोन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बिरजू महाराज को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था? देखिए बिरजू महाराज की बात कर लें तो इनका जो संबंध है वो है कथक से। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य कौन बना? तो वर्ष 2000 में बना हुआ था सत्रिया, जो कि किस राज्य का है? तो वो है असम का। तो ये चीज़ें यहाँ पर इतनी याद रख लेंगे। बिरजू महाराज को पूछा गया तो बिरजू महाराज को जो था 1986 में क्या था कि पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है नागरिक का। पहला जो होता है वो भारत रत्न होता है। अगर इनके घराने से बात करें तो कालिका बिंदादीन घराने से इनका संबंध था, जो कि लखनऊ में है, वहाँ से इनका संबंध रहा हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटियां होती हैं उनमें से निम्न देखिए, एक तो आपकी अन्नामुड़ी होती है, दूसरी आपकी दोद्दा बेट्टा होती है, उसके बाद आपकी यहाँ पर होती है मीसापुली माला होती है, इलिवाई मलाई होता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ होती हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये पूछा है कौन सी आपकी नहीं होती, कार्डमम की होती है। कामेत की बात करें तो कामेत होता है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, इसलिए ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं होता है। इस तरह से एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आपका कामेत ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। अनाईमुड़ी येनाकुलम जिले और केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, और ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए उपराष्ट्रपति की पूछी गई, उपराष्ट्रपति का कई बार आता है। उपराष्ट्रपति जो बनने की न्यूनतम आयु है वो होती है 35 वर्ष, और इसे ही राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं। देखिए कई बार पूछ लेते हैं पीठासीन अधिकारी क्या होता है। तो पीठासीन अधिकारी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उसी तरह जो उसी को जो है पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है। ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं उनके लिए 21 वर्ष का होना जरूरी है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि एमपी, उनके लिए 25 वर्ष होना जरूरी है, यानी कि एमएलए भी जो होते हैं उनके भी 25 वर्ष होने जरूरी है। यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो लोग हैं आपके यहाँ पर, लोकसभा के 25 वर्ष आपका होता है, राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल राष्ट्रपति आपके 35 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट है संगम वंश की क्या राजधानी थी? देखिए संगम वंश की अगर राजधानी की यहाँ पर बात करी जाए तो ये थी विजयनगर हम्पी, यानी कि संगम वंश की राजधानी रही हुई थी। और इस वंश का जो प्रथम शासक था वो हरिहर प्रथम था, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य स्थापना करी हुई थी विजयनगर की, और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। तो देखिए 2 लोग थे, एक तो हरिहर था और दूसरा कौन था? दूसरा सभी को पता है बुक्का था। संगम वंश से इनका संबंध था, संगम वंश से संबंधित है। कई बार लोगों को ये तो पता होता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में करी, लेकिन ये किस वंश के थे? वो थे संगम वंश के। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि 8वीं शताब्दी के दौरान किस राजधानी पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था? तो ये कन्नौज को लेकर के 3 लोगों के बीच संघर्ष होता है। इसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। तो कई बार एक बार ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी कि इसे ही क्या बोलते हैं?
त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। युद्ध ये तीनों के बीच में लड़ा गया था। तो एक बार क्वेश्चन ये आया सीपीओएसआई के एग्जाम में कि जो त्रिपक्षीय ये संघर्ष हुआ था ये किस किस के बीच में था। तो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में था। आपको ऑप्शन अलग अलग दे देते हैं, कहीं आपको पाल प्रतिहार हटा देंगे, आपको गहड़वाल लगा देंगे, कुछ इस तरह से अलग अलग ऑप्शन बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पुरी जो होता है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी किसको समर्पित है। देखिए अगर पुरी की बात करें जो कि उड़ीसा का एक मंदिर है, तो ये स्थित है जगन्नाथ भगवान को, यानी कि श्री कृष्ण ही होता है। जगन्नाथ जो है श्री कृष्ण के ही रूप है। तो ये जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। और मंदिर के तीनों प्रमुख देवताओं में भगवान जगन्नाथ हैं, उनके बड़े भ्राता बलभद्र हैं और भागिनी सुभद्रा हैं। तो ये तीन लोग हैं जो कि जगन्नाथ भगवान में यानी कि पुरी में ये लोग स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो वैष्णव संप्रदाय से है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो इसी से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित होता है। देखिए छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा क्या होता है एक तरह से समझिए, दिवाली जब आती है तो दिवाली जो होती है उत्तर भारत में वो एडमिट कार्ड होता है छठ पूजा के लिए, जो कि बिहार में मनाई जाती है। तभी से सारी तैयारियां, आगमन समझ में आने लगता है। दिवाली हो गई, अब छठ पूजा होनी है। इसमें क्या होता है कि सूर्य की पूजा करी जाती है। कई बार क्वेश्चन देखने को एसएससी एग्जाम में मिलता है कि किस भगवान के लिए होती है, तो सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है, जो कि मुख्यतः आपका बिहार में मनाते हैं और झारखंड वगैरह में इसको मनाते हैं। बिहार झारखंड में ज़्यादा प्रचलित है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में छठ पूजा मनाई जाती है। बाकी यह त्यौहार जो होता है हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्यौहार होता है। नेक्स्ट आगे और हम देख लेंगे कुछ त्यौहार यहाँ पर दिए हुए हैं। एक पश्चिम बंगाल आपका है का त्यौहार दुर्गा पूजा काफ़ी प्रचलित है। बूंदी एक त्यौहार होता है जो कि राजस्थान में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा जो होता है महाराष्ट्र में मनाते हैं। लोहड़ी और वैसाखी पंजाब में। ओणम जो होता है बिहू यानी कि ओणम केरल का, बिहू आपका असम का होता है। तो ये अलग अलग त्यौहार इतने प्रचलित हैं। आपका आंध्र प्रदेश में उगादी मनाते हैं, जो कि कई बार आपका एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो देखिए 23 मार्च जो है 1931 को इन लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें क्या था कि भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। इनको 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तभी से क्या है कि 23 मार्च 19 को आपका शहीद दिवस भी मनाते हैं। और इसके साथ साथ बात करें इनको मारा किस लिए गया था, यानी कि फांसी शहीद हुए थे, फांसी किस लिए दी गई, तो वो 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए इनको फांसी पर लटकाया गया था। कई बार पूछ लेते हैं कि जो इंकलाब जिंदाबाद है वो नारा किसके द्वारा दिया गया, तो वो जो नारा है वो यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बाकी भगत सिंह को लाहौर संयंत्र केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ में एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका हुआ था। तो कई बार ये पूछते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था असेंबली में, तो वो था 8 अप्रैल 1929 को फेंका हुआ था। नेक्स्ट है पंडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है। देखिए पंडवानी से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, वो है तीजन बाई, जिनका जो संबंध है वो है तीजन बाई का पंडवानी से। इसके अलावा रितु वर्मा हैं, खूबलाल यादव हैं, रामधरी सिन्हा हैं, फूल सिंह साहू होते हैं, प्रभा यादव, सोमेश शास्त्री, ये सभी लोग जो हैं। अब ये पुनिया बाई या जेना बाई, तीजन बाई कई बार पूछा जाता है, जो कि प्रचलित है क्वेश्चन। पंडवानी जो होता है एक लोक गायन की शैली होता है, जिसमें कि महाभारत की कहानियों के बारे में बात करी जाती है। बाकी ये मुख्यतः मनाते कहाँ से हैं, तो ये मुख्य रूप से जो होता है ये छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। बाकी आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी लोकप्रिय। देखिए क्योंकि उड़ीसा जो है आपका जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर ही एक नया राज्य बना हुआ था, तो इसलिए आपका मध्य प्रदेश में भी कुछ मनाते हैं। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा। तो होगा क्या, ये तो देखिए चल ही रहा है, अभी वर्तमान में ही चल रहा है, जिसमें कि अभी कल आपका सबसे बेहतरीन मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। किन किन लोगों ने देखा ये मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यानी कि बाप बेटी की जो लड़ाई हुई वो किस किसने देखी है, कमेंट करिए फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा
और इसमें आपका पहला मुकाबला जो है वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो आईसीसी अगर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो 2022 का जो वुमेन्स वाला था ये खेला गया था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ये खेला गया। इसके बाद क्या था आपका 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए विजेता घोषित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था। यह उनका 7वां खिताब था। 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हेगले ओवल के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया था। तो वुमेन्स का अगर पूछा जाए आपसे वर्ल्ड कप तो विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता की बात करी जाए तो वो रहा हुआ था यहाँ पर इंग्लैंड। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ये आ गया आपका कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया जो किसके समर्थन में था। देखिए 1918 की बात करें, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह हुआ तो यह एक किसान था जो कि फसल की विफलता और प्लेग की महामारी से प्रभावित था, जिसके लिए क्या था कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर किया हुआ था आंदोलन, यानी कि सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था चंपारण सत्याग्रह के बाद में, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह था और अहमदाबाद मिल हड़ताल था, यानी 1917 में चंपारण होता है जो कि राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे नील की खेती के विरोध के में सत्याग्रह किया हुआ था। 1918 में जो है आपका अहमदाबाद का मजदूर मिल का था आंदोलन। उसके बाद ये तीसरा आंदोलन रहा हुआ था इनका, जिसके बारे में अभी बताया। तो यहाँ पर किसानों के समर्थन देने के लिए किया हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है पंडित रविशंकर हैं जो कि आपके सितार वादक हैं। तो इन्होंने क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है, भारतीय कलाकार हैं और ये पाने वाले भारतीय पंडित रविशंकर हैं यानी। तो ये आपको सबसे पहला यहाँ पर है, आपको ये याद रखना है। बाकी रविशंकर के भारत रत्न की बात करें, कई बार पूछा जाता है कि कब मिला, तो 1999 में क्या था कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न भी दिया गया। सितार से इनका संबंध था। वहीं जाकिर हुसैन की बात करी जाती तो इनका संबंध तबला से रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इनके बारे में और थोड़ा। तो देखिए 1998 में इनको पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला था जाकिर हुसैन को। ए आर रहमान को क्या था 2010 में पद्म भूषण दिया गया और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला, कई बार पूछा जाता है। और इसके साथ साथ भारत के शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए गुलाबो सपेरा कई बार पूछा जाता है, तो ये संबंधित है कालबेलिया से, यानी कालबेलिया नृत्य है जिससे संबंध है गुलाबो सपेरा का। और ये किस राज्य का है अगर आपसे ये पूछा जाए तो यह है राजस्थान का, यानी कि राजस्थान राज्य से इस नृत्य का संबंध है। बाकी अगर इसके बारे में बात करें और थोड़ा, तो राजस्थान का एक लोक नृत्य है जिसे कि सपेरा नृत्य, स्नेक चार्मर डांस नामों से भी जानते हैं। और गुलाबो बाई जो है कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हुई हैं। 2010 आता है जब यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया था यहाँ पर कालबेलिया नृत्य को। बाकी इसमें और कौन शामिल हो चुका है, तो दुर्गा जो पूजा है पश्चिम बंगाल की वो भी अमूर्त धरोहर में शामिल करी जा चुकी है। नेक्स्ट है टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। तो टमाटर की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पाया जाता है टमाटर के अंदर मुख्यतः। और कई बार ये पूछते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में कौन सा पाते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता है। बाकी क्या होता है इसमें तो मौजूद बहुत सारे अम्ल होते हैं लेकिन 10 से अधिक पाए जाते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल भी होता है, मौलिक अम्ल भी होता है, एस्कार्बिक भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। देखिए धमेक स्तूप वही है जहाँ पर
गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको पता है कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में। तो धमेक स्तूप जो है वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य स्थान है। तो इसका जो निर्माण है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में करवाया गया था। तो अशोक ही थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, सब कुछ छोड़ दिया था। देखिए 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राज सिंह यानी कि राज सिंहासन पर बैठे, और 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या था कि छोड़ दिया था अपना सारा कुछ और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 तरह से पूछे जाते हैं। पहला पूछते हैं कि कितने वर्ष के बाद यानी कि राज सिंहासन के कितने वर्ष बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो उसका राइट आंसर होता है 8 साल। या पूछते हैं किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? उसका राइट आंसर हो जाता है अशोक। या पूछते हैं कि किस मौर्य शासक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका और इंडोनेशिया भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो उसका भी राइट आंसर होता है अशोक। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो है ये कृषि मंत्रालय की एक पहल है। तो इसके बारे में बात करें, कई बार आपका पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर होता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज और उनके चीज़ों पर किया जाता है। इसमें क्या था, सुनिश्चित करता है कि सभी प्रकार के जो किसान हैं वो अपने दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण आपके आसानी से यानी कि अवगत कर सकते हैं। तो देखिए ये था आज आपका यहाँ पर 7वां पार्ट। कल आपको 8 पार्ट यानी कि 8वीं वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। जाइए एंड वहाँ से जुड़ जाइए, हर अपडेट आपको मिलती है। जस्ट गो एंड ज्वाइन देम। थैंक यू।